हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपकी एजुकेटर निधि दुआ एंड अब तक हमने पिछले लेक्चर्स में थर्मोडायनामिक्स के 3 पार्ट कवर अप कर लिए हैं एंड ये आज हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है ऑन द टॉपिक थर्मोडायनामिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। तो देखिए, थर्मोकेमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है। थर्मोकेमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस होती हैं, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो कि ना केवल फिजिकल स्टेट बताती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, लेकिन उनसे रिलेटेड एनर्जी चेंज को भी बताती है। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए अगर कोई रिएक्शन अकर कर रही है नेचर के अंदर, तो उसके अंदर जो रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और उनसे रिलेटेड एनर्जी चेंज, मतलब रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उनकी एंथैल्पी में कितना डिफरेंस आ रहा है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ये हमें पता चलता है फ्रॉम थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिख रहा है कार्बन प्लस O2 गैस दैट विल फॉर्म CO2 गैस, और इसके अंदर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो एंथैल्पी लगती है, वो होती है -393.5 किलो जूल पर मोल। ओके, थर्मोकेमिकल इक्वेशन के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। जब आपको टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी किसी भी इक्वेशन की, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। ये 3 रूल आपको याद रखने हैं जब भी आप थर्मोकेमिकल इक्वेशन की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। देखिए, अगर आपको इक्वेशन के अंदर कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है तो आप डेल्टा H को उसकी स्टैंडर्ड कंडीशन के बेसिस पर ले लेंगे। इफ इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय एनी कोएफिशिएंट देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा H इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय दैट कोएफिशिएंट। अगर आपको कोई सीरीज गिवन है, कोई स्टेप्स गिवन है किसी भी रिएक्शन के, और आपको बोला जाता है कि आप डेल्टा H कैलकुलेट कीजिए, तो अगर आप उस रिएक्शन के अंदर कोई भी कोएफिशिएंट है तो आपको डेल्टा H कैलकुलेट करते वक्त उस कोएफिशिएंट से डेल्टा H को भी मल्टीप्लाई करना होगा। इफ इक्वेशन इज रिवर्स्ड देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा H रिमेन्स सेम, ओनली साइन चेंजेस। अगर कोई भी इक्वेशन आप रिवर्स कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, तो केवल डेल्टा H का साइन चेंज होगा। ओके, ये तीन रूल्स आपको, बेसिक सेट ऑफ रूल्स आपको याद रखने हैं जब भी आप थर्मोकेमिकल इक्वेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट इज हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब्ड। हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कितनी हीट बाहर निकल रही है या कितनी हीट एब्सॉर्ब हो रही है when quantities of substances indicated by the chemical equation have completely reached। ओके, जब कंप्लीटली रिएक्शन पूरी हो चुकी है उसके बाद कितनी हीट एब्सॉर्ब हो रही है या कितनी हीट बाहर निकल रही है, उसे कहा जाता है हीट ऑफ रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन सॉलिड जब रिएक्ट करता है O2 गैस के साथ, तो आपके फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। इसके अंदर जो यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू है वो यूज में आ रही है, वो है 94.3 किलो कैलोरीज। ये पर्टिकुलर सर्टेन कंडीशंस के ऊपर आपको डेल्टा H की वैल्यू गिवन है। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से टाइप की हीट ऑफ रिएक्शन होती है। नंबर 1 इज हीट ऑफ फॉर्मेशन, दैट इज डेल्टा HF। डेल्टा HF का मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस इज डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। जब आप 1 मोल ऑफ प्योर सब्सटेंस को डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, तब उसे कहा जाता है, और कितनी हीट एब्सॉर्ब हो रही है या इवॉल्व हो रही है, तो उसे कहा जाता है हीट ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन की अगर बात की जाए, अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन है, कोई भी क्वेश्चन गिवन है और आपसे पूछा जाता है बताइए हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा, तो कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना है, जितनी भी एंथैल्पी आपको प्रोडक्ट की गिवन होंगी उन सब का सम करके आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट में से माइनस कर देना है। तो
enthalpy of product minus enthalpy of reactants will be equals to the standard heat of formation. Okay, देखिए क्वेश्चन गिवन है आपको, फाइंड delta HF of Fe2O3 solid if standard heat of reaction Fe2O3 solid plus 3CO gas will gives you 2Fe solid plus 3CO2 gas and it is minus 6.6 किलो कैलोरी. ठीक है, आपको ये चीज गिवन है, आपको डेल्टा HFCO की भी गिवन है एंड डेल्टा HFCO2 की भी गिवन है. तो आपको यहाँ पे डेल्टा हीट फॉर्मेशन आपको बताना है Fe2O3 का. ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं. देखिए, फॉर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, आपको जो इक्वेशन गिवन थी उसके अंदर आपको डेल्टा H की वैल्यू गिवन थी माइनस 6.6 किलो कैलोरीज. और आपको पता है जब आपको डेल्टा HF निकालना है रिएक्शन का तो आपको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है. जितनी भी टोटल एनर्जी गिवन है प्रोडक्ट की आपको रिएक्टेंट में से माइनस कर देनी है. अब आपने बेसिक सेट ऑफ रूल्स पढ़ा था कि अगर कोई भी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको वो डेल्टा HF में मल्टीप्लाई कर देना है, एंथैल्पी चेंज के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है. ओके गाइस, तो देखिए आपने क्या किया, 2Fe सॉलिड प्लस 3CO2. Fe आपको पता है नेटिव स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, तो इसकी एंथैल्पी 0 होगी. तो आपने क्या किया, 2 into 0 कर दिया क्योंकि यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट है Fe का एंड मल्टीप्लाई बाय 0. अब आपको प्रोडक्ट्स की पहले प्लस करनी है तो प्लस 3 into CO2 की जितनी भी आपको एंथैल्पी गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. CO2 की आपको एंथैल्पी गिवन है माइनस 94 किलो कैलोरी, तो आपने यहाँ पे इंटू माइनस 94 कर दिया. माइनस अब आपको रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है, तो आपने रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी देखी. रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी में आपको पता है Fe2O3 की आपको कैलकुलेट करनी है, तो आपने इसे लिख दिया डेल्टा HF ऑफ Fe2O3 सॉलिड प्लस अब आपको 3CO इंटू 3 इंटू CO की एंथैल्पी आपको पता है गिवन है, दैट इज माइनस 26.4. आपने मल्टीप्लाई कर दिया 3 इंटू माइनस 26.4 और आपने बाहर लिख दिया किलो कैलोरीज. माइनस 6.6 जितनी आपको टोटल गिवन थी. अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास डेल्टा HF की जो Fe2O3 की जो एंथैल्पी आएगी वो आएगी माइनस 196.2 किलो कैलोरी पर मोल. Okay, so this was the question based on delta HF formation. Okay guys, next is heat of combustion. Heat evolved during the complete combustion of 1 mole of substance. Heat of combustion का मतलब है कोई एक substance जिसका 1 mole completely combust हो रहा है, जल रहा है, उसे कहा जाता है heat of combustion. Okay, अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक रिएक्शन 1 दे रखी है जिसके अंदर कार्बन प्लस O2 CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है. डेल्टा H आपको गिवन है 393.5 किलो जूल पर मोल. डेल्टा H शोज हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2. आपको पता है डेल्टा H यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि कार्बन तो बर्न हो रहा है एंड फॉर्मेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का. वहीं अगर बात की जाए तो सेकेंड रिएक्शन C प्लस हाफ O2 विल गिव यू CO. जैसे ही कार्बन को हाफ मॉलिक्यूल्स हाफ मोल्स ऑफ O2 के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. इक्वेशन 2 डज नॉट शो द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है. ओके, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू और फ्यूल वैल्यू. कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या है? Amount of heat produced in the calories or joule when 1 gram of a substance is completely burnt or oxidized. कितनी अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो रही है जब 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को कंप्लीटली बर्न कराया जा रहा है, उसे कहा जाता है कैलोरीफिक वैल्यू या फिर फ्यूल वैल्यू. अगर मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू की बात की जाए तो वो इक्वल्स होती है मैक्सिमम एफिशिएंट और बेस्ट फ्यूल. जितनी ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगी कैलोरीफिक वैल्यू की, जितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उतना ही ज्यादा बेस्ट फ्यूल उसे कंसिडर किया जाएगा. कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला होता है कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल्स टू हीट ऑफ कंबशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड. यहाँ पे MW मॉलिक्यूलर वेट को सिग्निफाई कर रहा है. नेक्स्ट आपको अब एक क्वेश्चन गिवन है, फाइंड आउट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ग्लूकोज. आपको इक्वेशन गिवन है C6H12O6 प्लस 6O2 विल फॉर्म 6CO2 प्लस 6H2O. डेल्टा H की वैल्यू गिवन है -2900 किलो जूल पर मोल. अब देखिए
आपको 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से कितनी हीट निकलती है? 2900 किलो जूल। हीट इवॉल्व फ्रॉम 180 ग्राम से अगर बात की जाए तो 2900 डिवाइडेड बाय 180 दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 16.11 किलो जूल। ओके गाइस, नेक्स्ट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। Heat changes during the complete hydrogenation of 1 mole of unsaturated organic compound। और वैसे ही हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है कि कितने अमाउंट में 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड कितने अमाउंट में न्यूट्रलाइज होता है बाय बेस इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन, उसे कहा जाता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हेस लॉ। हेस लॉ क्या है? The total amount of heat evolved or absorbed in a chemical reaction is same। total amount of heat जो निकली है या फिर evolve हुई है या फिर absorb हुई है एक chemical reaction में वो same रहती है, चाहे reaction कैसे भी proceed हो। वो एक step में भी हो सकती है, वो several multiple steps में भी हो सकती है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, अगर आप मान लीजिए एक रिएक्शन लेते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन ए से बी की तरफ हो रही है, तो उसके अंदर भी डेल्टा एच कुछ एंथैल्पी होगी। और अगर मल्टीपल रिएक्शन ली जाए, मान लीजिए मल्टी स्टेप रिएक्शन आप ले रहे हैं टू प्रोड्यूस बी फ्रॉम ए इज गिवन, ए से पहले सी प्रोडक्ट बना, सी से डी बना, डी से ई बना, देन बी बना, तो इसके अंदर 4 टाइप की डेल्टा एच यूज में आई, डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3 एंड डेल्टा H4। अब अकॉर्डिंग टू हेस लॉ क्या होगा? जब ए से कोई भी प्रोडक्ट बनेगा बी की तरफ, चाहे बीच में कितने भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्यों ना बन जाए, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनने पे जितनी भी एनर्जी आएगी उन सबका सम किसके इक्वल होगा? टोटल डेल्टा एच के बराबर। इसीलिए डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4। ये है आपका हेस लॉ। नाउ एप्लीकेशन की अगर बात की जाए हेस लॉ के, तो सबसे पहली एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन का एग्जांपल आप पहले देख चुके हैं, उसी तरीके से यहां पे भी ये वर्क करेगा। सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। देखिए, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन का मतलब क्या है? एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन का मतलब ये है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंजेस आना। एग्जाम्पल के तौर पे द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर। आपको डायमंड और ग्रेफाइट की एंथैल्पीज गिवन है। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डायमंड टू ग्रेफाइट। आपने एक चीज पढ़ी थी कि डायमंड को ग्रेफाइट में या फिर ग्रेफाइट को डायमंड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एक्सर्टिंग एक्स्ट्रा प्रेशर। ये चीज आपने पढ़ी थी। तो देखिए, अब यहां से आपको क्या बताना है कि कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप ट्रांसफॉर्मेशन करा रहे हैं डायमंड का ग्रेफाइट में, तो बताइए कितनी एंथैल्पी चाहिए। तो देखिए, डिजायर्ड इक्वेशन क्या है? कार्बन डायमंड से कार्बन ग्रेफाइट बनाना है आपको, डेल्टा एच कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे? कार्बन डायमंड को, कार्बन जो डायमंड के अंदर प्रेजेंट है उसको O2 से रिएक्ट कराएंगे, CO2 निकला। इसमें कितनी एनर्जी गिवन है? माइनस 395.4 किलो जूल। ग्रेफाइट के केस में कितनी एनर्जी गिवन है? 393.5 किलो जूल इन माइनस। अब जब आप थर्ड इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? सी डायमंड माइनस सी ग्रेफाइट विल फॉर्म इज इक्वल्स टू 0। मतलब सी डायमंड के जितनी भी आपको एनर्जी गिवन है, एंथैल्पी गिवन है, जैसे ही आप माइनस कर देंगे ग्रेफाइट के साथ तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1.9। आपको पता है माइनस 395.4 माइनस ब्रैकेट माइनस 393.5 ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे डेल्टा एच की वैल्यू आएगी माइनस 1.9 किलो जूल। ओके, नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में कितना एंथैल्पी निकलेगी? तो देखिए, ये भी आपका एक थर्ड एप्लीकेशन है हेस लॉ का। तो एनहाइड्रस फॉर्म से आपको हाइड्रेट फॉर्म बनाना है, उसके अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O लगेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे द हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस CuSO4 इज। आपको एनहाइड्रस CuSO4 की एंथैल्पी गिवन है और एक हाइड्रेट फॉर्म में आपको जो एंथैल्पी गिवन है वो है CuSO4.5H2O की 11.7 किलो जूल। अब आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन बतानी है CuSO4 के केस में। तो देखिए, CuSO4 सॉलिड से सबसे पहले आपका एक हाइड्रेट बना CuSO4.5H2O,
फिर यहां से ये आपका सॉलिड था, फिर आपका एक्वस में चेंज हुआ। अब आपको बताना है, और CuSO4 से जब आपका एक्वस चेंज है तो उसमें आपको डेल्टा H की वैल्यू गिवन है। ओके, तो यहां से आपको कैलकुलेट करना है। हेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितनी भी टोटल एनर्जी है वो इक्वल होगी जितने भी इंटरमीडिएट स्टेप्स बीच में फॉलो हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ आपने सॉल्व किया, डेल्टा H की वैल्यू आपको गिवन है, क्या गिवन थी, -66.5 किलो जूल आपने वैल्यू रखी। डेल्टा H1 यहाँ पे आपको CuSO4 से CuSO4.5H2O बनने के लिए डेल्टा H1 एनर्जी चाहिए थी, आपने X रखा उसे, एंड डेल्टा H2 की वैल्यू आपको गिवन थी 11.7 किलो जूल। जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया आपके पास डेल्टा H1 की वैल्यू आ गई -78.2 किलो जूल। सो दिस वाज ऑल अबाउट हेस लॉ एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो गाइज अब हमने थर्मोडायनेमिक्स हम टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर क्वेश्चंस हम संडे को देखेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। ओके गाइज, नाउ इन केस अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर गिवन है। Now a very important announcement, if you are preparing for CSIR UGC NET, you can follow Neha Taneja ma'am on Unacademy platform. She is one of the best educator on Unacademy. जब आप ये Unacademy पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डेली लाइफ क्लासेस, स्ट्रक्चरल कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड विद वन सब्सक्रिप्शन यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिटेल्ड पेड क्लासेस के साथ भी जा सकते हैं। जब आप ये डिटेल पेड क्लासेस ले रहे होंगे तो आप रेफरल कोड नेहा यूज कर सकते हैं, दैट इज NEHA, एंड आफ्टर यूजिंग दिस रेफरल कोड you will get 10% discount on total fee. Thank you very much guys. I hope you all like the video.